नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पिता का प्रेम। पापा पापा देखिए, ये पर्स कितना भरा हुआ है। नन्ही पीहू अपनी दादी के कमरे से निकलकर दौड़ती हुई बरामदे में बैठे अपने पापा निखिल के पास आकर उनके गले में झूल गई। बेटा पीहू, किसी का पर्स ऐसे नहीं लेते, यह गंदी बात है। मैंने आपको बताया है ना। निखिल के पास बैठी प्रेरणा ने अपनी 10 वर्ष की बिटिया को हल्का सा डांटते हुए समझाने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ माँ, अब ठीक बोलती हो, लेकिन इसमें पापा की फोटो रखी थी तो मैंने सोचा कि यह पर्स पापा का ही होगा, इसलिए मैं यह ले आई। पीहू थोड़ी रुआसी होकर बोली। बाबूजी के क्रियाक्रम के बाद लगभग सभी रिश्तेदार वापस जा चुके थे। बस बड़ी बुआ रह गई थी, जो बरामदे में बैठे निखिल के साथ अपने स्वर्गवासी हो चुके भाई के बचपन की यादें साझा कर रही थी। माँ बेटे के वार्तालाप को सुन निखिल ने ज्यों ही उनकी ओर अपना सिर घुमाया, पीहू के नन्हे हाथों में उस पर्स को देखकर वह चौंक पड़ा। अरे, यह तो सचमुच मेरा ही पर्स है। इतने वर्षों के बाद भी वह उस पर्स को कैसे भूल सकता है भला, जो उसकी जिंदगी का सबसे पहला पर्स था। विस्मित निखिल ने बेटी पीहू को नजदीक बुलाकर उससे प्यार से पूछा, बेटा, यह आपको कहाँ से मिला? पीहू ने कहा, दादू के कमरे से। दादी उनकी अलमारी मुझे दिखा रही थी, उसी में रखा हुआ था यह पर्स। पीहू ने भोलेपन से जवाब दिया। क्या यह सच में तुम्हारा पर्स है निखिल? निखिल की बात सुन प्रेरणा भी अब उत्सुक हो चली थी। हाँ, पर निखिल शायद कुछ और कहना चाह रहा था, परंतु उस पर्स को इतने वर्षों के बाद देखकर हैरानी में उसे अपने भावों को प्रकट करने के लिए शब्द नहीं मिल पा रहे थे। प्रेरणा ने पर्स को खोल कर देखा। वह करीने से रखे गए नोटों से भरा हुआ था। निखिल देखो, पीहू सच बोल रही है, इसमें तो सच्ची में तुम्हारी फोटो लगी है। पर्स के आगे वाले छोटे खाने में प्लास्टिक की पन्नी से निखिल की किशोरावस्था की फोटो झांक रही थी। उसने पर्स को थोड़ा और टटोला। अरे, इसमें फोटो के साथ साथ तुम्हारे ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का आईडी कार्ड भी रखा है। चलो ना निखिल, माँ जी के पास चलते हैं, जिन्होंने तुम्हारी इतनी पुरानी चीजों को अब तक इतने अच्छे तरीके से संभाल कर रखा है। प्रेरणा निखिल के पर्स को लेकर उठ खड़ी हुई। उसके पीछे पीछे निखिल भी चल पड़ा, लेकिन उसके कदम माँ बाबूजी के कमरे की ओर आगे नहीं, बल्कि किसी टाइम मशीन पर पीछे की ओर दौड़ने लगे थे। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की कक्षाएं शुरू हुए अभी 1-2 महीना हुए थे। उस दिन वह अंदर से खूब भरा हुआ कॉलेज से घर आया था। पैर पटकता हुआ सीधा अपने कमरे में गया और पीछे से भड़ाक से दरवाजे को लात मारकर बंद कर दिया। क्या हुआ बेटा निखिल, कोई बात हो गई क्या? दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज़ सुनकर माँ दौड़ी दौड़ी निखिल के पीछे आई। दरवाज़ा बंद तो था, लेकिन अंदर से चटकनी बंद नहीं थी। देखा तो निखिल औंधे मुंह बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उसका कॉलेज बैग एक और फेंका हुआ था। क्या बात हो गई बेटा, किसी से झगड़ा हो गया क्या? बैग को मेज पर रखकर माँ ने बड़े ही प्यार से उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। नहीं, जब मेरी किसी को परवाह नहीं है तो मुझे भी किसी से बात नहीं करनी। निखिल तकिए में मुंह घुसाए गुस्से में बोला। अच्छा रुक, मैं तेरे लिए गुड़ वाली चाय बनाकर लाती हूँ, तब बात करेंगे। थोड़ी देर में माँ निखिल की पसंदीदा काली मिर्च और गुड़ वाली चाय बना कर ले आई। गुस्सा होने के बावजूद निखिल अपनी पसंदीदा चाय पीने से खुद को रोक नहीं सका था। चाय के हर घूंट के साथ उसका मौन संकल्प भी कमजोर पड़ता गया। आखिर माँ ही तो पूरी दुनिया में वह शख्स है जो जानती है कि अपने रूठे हुए बच्चे को कैसे मनाया जाता है। अब तो बोल दो बेटा, क्या हुआ? माँ ने प्यार से उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया। माँ, क्या आप लोग इतने गरीब हैं कि मुझे थोड़ी सी भी पॉकेट मनी नहीं दे सकते? ओह, तो तू इस वजह से नाराज है? अरे बेटा, अपनी माँ को बीच में ही रोककर गुस्से में निखिल बोला।
अब मुझे कोई तर्क वर्क नहीं सुनना माँ। सारे लड़कों को पॉकेट मनी मिलती है, वे शान से अपने पर्स से पैसा निकाल कर ऐश करते हैं। एक मैं ही हूँ फटीचर, भिखारी की औलाद। निखिल, जुबान को लगाम दो। तुम्हारे बाबूजी बैंक में चपरासी हैं, कोई कलेक्टर नहीं। वो घर का खर्च कैसे चलाते हैं तुम्हें क्या पता। और तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि तुम हमारी इकलौती संतान नहीं हो, तुम्हारी बड़ी बहन भी है। बड़ी बहन का ब्याह भी होना है और उसमें कितना खर्च आएगा तुम्हें इसका कोई अंदाजा भी है? हाँ, यह भी तो मेरी ही गलती है जो मैं ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ कुछ भी अपने मन का नहीं मिल सकता। वह जान रहा था कि उसके शब्दों से उसकी माँ दुखी हो रही होगी, लेकिन कॉलेज में सहपाठियों के सामने नीचा देखने के अपमान की पीड़ा के सामने उसे माँ के दुख की टीस कमतर ही लगी। वह पैर पटकता हुआ छत पर चला गया। शाम को जब बाबूजी घर आए तो शांत माहौल को देख उन्हें समझते देर ना लगी कि आज जरूर यहाँ कुछ अप्रिय हुआ है। क्या बात है, घर में इतनी खामोशी क्यों है? और निखिल कहाँ है? पापा ने माँ से पूछा। 2 कमरे के छोटे से घर में धीमी सी आवाज़ भी भला कहाँ पर्दे में रहती है। माँ की फुसफुसाहट छत पर भी साफ सुनाई दे रही थी। अरे कोई खास बात नहीं, कॉलेज के लड़कों ने थोड़ा उसे चिढ़ा दिया है। उनके बेटे को दूसरे लड़कों ने चिढ़ा दिया और वह इतनी छोटी बात से परेशान हो उठे। क्यों चिढ़ाया उन्होंने निखिल को? माँ बोली, अरे कुछ खरीदने खर्च वर्च करने की बात रही होगी। अच्छा, हम निखिल को थोड़ी सी पॉकेट मनी दे सकते हैं क्या? पति की मजबूरी और जवान हो रहे बेटे की पीड़ा में संतुलन बिठाते हुए फिर माँ ने धीरे धीरे आज का पूरा घटनाक्रम बाबूजी को बता दिया। कुछ देर खामोशी छाई रही, फिर बाबूजी की आवाज़ उनके कानों में पड़ी, मुझे एक जरूरी काम से घर से बाहर जाना है। फिर दरवाजे के चर से खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ आई। निखिल मन ही मन बड़बड़ाने लगा, ये देखिए कितनी संवेदनशील है। माँ ने बताया, फिर भी इन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जरूरी काम का बहाना बनाकर घर से निकल गए। लगभग आधा घंटा बाद दरवाजे के फिर से खुलने की आवाज़ आई। पहले कमरे में जाने और फिर सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज़ आई। पिता की पदचाप तो निखिल पहचानता ही था। उनके पीछे पीछे माँ के पैरों की आहट भी सुनाई पड़ रही थी। आ गए, अब फिर से अपनी वही राम कहानी सुनाएंगे, लेकिन इस बार मुझे कुछ नहीं सुनना। निखिल खुद से ही प्रतिज्ञा ले रहा होता है। उसने जानबूझकर मुंह थोड़ा और ज्यादा फेर लिया। निखिल बेटा कैसे हो? बाबूजी की मिश्री सी आवाज निखिल के कानों में पड़ी, लेकिन वह उन्हें अनसुना कर बैठा रहा। अरे पापा से बोलोगे नहीं क्या? देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। इस बार उनकी आवाज़ सुनकर निखिल पीछे मुड़कर देखे बिना ना रह सका। यह लो, तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। उनके हाथ में भूरे रंग का लेदर का नया पर्स था। उन्होंने उसके हाथ में वह पर्स पकड़ा दिया। कहानी में अचानक से आए इस मीठे यू टर्न से निखिल भौचक्का हो उस पर्स को पकड़े पकड़े वह पिता को देखता रह गया। अरे बाबूजी को देखते ही रहोगे या इसे खोलकर भी देखोगे? माँ ने चुटकी ली। अरे हाँ। अंदर खोलकर देखा तो पर्स में 100 के 4 नोट पड़े थे। बाबूजी की संवेदनशीलता पर प्रश्न चिन्ह उठा रही उसकी वाणी अब स्वयं अपने ऊपर पछताने लगी। सॉरी बाबूजी, थैंक यू। बाबूजी हल्के से मुस्कुरा दिए। चलो अब खाना खाया जाए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाबूजी को रात का खाना पूरे परिवार के साथ ही खाना पसंद था। भोजन के बाद माँ बाबूजी के कमरे से माँ की धीमी धीमी आवाज़ आ रही थी। आपने इकट्ठा 400 रुपये दे दिए, घर का खर्च कैसे चलेगा? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग अब 1 लीटर दूध की जगह आधा लीटर दूध ही लेंगे।
इस तरह थोड़े पैसे बच जाएंगे। और वैसे भी अब दूध मुझे कहाँ पचता है, मुझे दूध पीने से गैस हो जाती है। बाबूजी जैसे माँ के इस प्रश्न के लिए पहले से ही उत्तर तैयार करके बैठे थे, जबकि वह समझ रहा था कि बाबूजी झूठ बोल रहे हैं। बाबूजी के बारे में अपने मन में बनी राय पर निखिल को थोड़ा दुख भी हुआ, लेकिन फिर उसने यह कहकर अपने को समझा लिया कि हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ त्याग करते हैं। निखिल के अनुसार बाबूजी ने उनके मन का अवश्य किया है, किंतु यह कोई अनूठा काम नहीं है। यह तो दुनिया का दस्तूर है और यह दुनिया का हर पिता अपने बेटे के लिए करता है। पॉकेट मनी का सिलसिला अब चल पड़ा था। समय के साथ साथ इसमें महंगाई भत्ते की तरह थोड़ी बहुत बढ़ोतरी भी हो रही थी। ग्रेजुएशन करने के बाद निखिल को एमबीए में दाखिला मिल गया और एमबीए पूरा करने के साथ ही पुणे की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी मिल गई। माँ बाबूजी के कदम खुशी के मारे जमीन पर पड़ नहीं रहे थे। बड़े चाव से उन लोगों ने नौकरी पर उसके नए शहर में जाने की तैयारी प्रारंभ कर दी थी। माँ एक एक चीज बड़े ही ध्यान से बक्से में रखी जा रही थी, मानो वह अंतरिक्ष यात्रा पर जा रहा हो। और आखिर वह दिन भी आ गया जब उसके जाने की घड़ी सचमुच में आ गई। ऑटो रिक्शा पर सामान रखकर वह घर से लगभग निकल ही पड़ा था कि बाबूजी पीछे से लगभग भागते हुए आए। निखिल, बेटा निखिल, तुम्हारा पर्स तो तुम्हारे कमरे में ही रह गया था। दौड़कर आने से बाबूजी की सांस तेजी से फूल रही थी। बाबूजी, इसे रहने दीजिए, अब यह बहुत पुराना हो गया है। वहाँ सबके सामने इतना पुराना पर्स अच्छा नहीं लगेगा। मैंने नया पर्स ले लिया है। पॉकेट से नया पर्स निकालकर निखिल ने अपने बाबूजी को दिखाते हुए कहा और वह फौरन उनके पैर छूकर ऑटो रिक्शा पर बैठ गया। उस बूढ़े हो चुके पर्स को उसके पिता के बूढ़े हाथों में वहीं दफन कर दिया। बाद में दीदी बता रही थी कि पर्स थामे हुए बाबूजी के कदम बर्फ सरीखे वहीं जमे से रह गए थे। अचानक मिले इस चुभन से बाबूजी का ध्यान हटाने के लिए माँ उनसे बोली, अरे क्या सोचने लगे, आपका बेटा बड़ा आदमी बनने गया है। चलिए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अब सब अच्छा अच्छा रहे। आंखों में उमड़ आए आंसुओं को कुर्ते की आस्तीन से पोंछते हुए बाबूजी बोले, हाँ, अरे बस ऐसे ही। पहले महीने में ही जब निखिल को 1 लाख की सैलरी मिली तो उसे एक बार की विश्वास ही नहीं हुआ। उसकी 1 महीने की सैलरी उसके बाबूजी की पूरे 1 वर्ष की कमाई के लगभग बराबर थी। अब उसे बाबूजी से पॉकेट मनी की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके माँ बाबूजी ने कभी उसके रुपयों पर आंख नहीं गड़ाई। शुरुआत में उसने थोड़े बहुत रुपये उन्हें भेजे, लेकिन फ्लैट और गाड़ी के लोन की ईएमआई का चक्कर एक बार क्या शुरू हुआ कि बड़ी सैलरी अब इतनी बड़ी नहीं रही कि माँ बाबूजी को पैसे भेजे जा सके। फिर जब उन्होंने खुद कभी नहीं मांगा तो निखिल को लगता कि उन्हें वास्तव में पैसों की जरूरत नहीं होगी, अन्यथा वे जरूर मांग लेते। समय के साथ सुख पंख लगाकर उड़ता रहा, कभी बादलों के ऊपर तो कभी उसकी पीठ पर सवार होकर, और कभी कभी बादलों से फिसलकर नीचे भी गिर जाता था। बाबूजी का रिटायरमेंट हो चुका था और माँ बाबूजी अब दोनों बूढ़े हो चले थे। दीदी की शादी हो गई थी। उसकी शादी का अधिकतर खर्च बाबूजी ने अपने रिटायरमेंट फंड से ही पूरा किया था। इधर प्रेरणा अब उसकी जीवन संगिनी बन चुकी थी और कुछ समय बाद पीहू के रूप में एक प्यारी सी कली उसके जीवन के बगिया में सुगंध बिखेरने आ गई थी। पिछले 2-3 वर्षों से बाबूजी को टीबी रोग ने घेर लिया था। बैंक के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए कराए गए हेल्थ इंश्योरेंस से बाबूजी का इलाज चल रहा था। एक आध बार उसने ऊपरी मन से बाबूजी से जरूर पूछा कि बाबूजी पैसे भेज दूं, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि अभी बीमा के पैसों से काम चला जा रहा है, तो उसने भी अपने मन को जल्दी से समझा लिया कि जब काम चल ही रहा है तो पैसे की बर्बादी क्यों की जाए।
उसने इसके आगे थोड़ा भी जोर नहीं डाला। जबकि निखिल को अच्छी तरह पता था कि बीमा के बावजूद बहुत सारा पैसा इस प्रकार की बीमारियों में अलग से खर्च हो जाता है। प्रेरणा ने भी एक दो बार निखिल को टोका कि आप बाबूजी के अकाउंट में कुछ फंड ट्रांसफर कर दीजिए, पर नई यूएसवी खरीदने के लिए जो लोन उसने लिया था उसकी ईएमआई की बड़ी सी किस्त के आगे बाबूजी की बीमारी आखिरकार छोटी पड़ गई। परसों रात को माँ का घबराई हुई आवाज़ में फ़ोन आया, बाबूजी की तबीयत अचानक से ज़्यादा बिगड़ गई है। पड़ोस वाले मोहन भैया की मदद से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। उन्हें अभी वेंटिलेटर पर रखा गया है। जब तक वह यूपी से बेंगलोर नहीं पहुंचा, तब तक दिल ना होने के बावजूद वेंटिलेटर ने हर संभव प्रयास कर किसी तरह उनकी सांस को उखड़ने नहीं दिया। उसने बाप को बेटे से मिलाकर अपना फर्ज पूरा कर दिया, पर डॉक्टर ने मिलते ही साफ साफ बता दिया था कि अब किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। और सच में अगले ही घंटे में बाबूजी दुनिया से कूच कर गए। मानो अपने बेटे को देखने के लिए ही उनकी सांसें रुकी हुई थी। अस्पताल से डिस्चार्ज के समय पता चला कि सारा भुगतान उनके बीमा के पैसों से हो गया है। उन्होंने मरने के बाद भी अपने प्यारे बेटे पर कोई आर्थिक बोझ नहीं डाला था। सारा घटनाक्रम एक के बाद एक चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने तेजी से गुजरते हुए रील के डिब्बे से बाहर रजत पट पर फैल चुका था। माँ जी, आपने निखिल का वॉलेट इतनी अच्छी तरह से अब तक रखा हुआ है, अद्भुत है आप भी। माँ की प्रशंसा करते हुए बहू प्रेरणा के गहरे तक भीगे हुए स्वर से चौंक कर वह फिर से वर्तमान में वापस आ गया। माँ वॉलेट का अर्थ तो नहीं समझ रही थी, लेकिन बहू प्रेरणा के हाथ में पर्स देखकर उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि बात निखिल के पर्स की हो रही है। बेटा, इस प्रशंसा के असली हकदार तो निखिल के बाबूजी हैं। निखिल उनकी आंखों का तारा था। यह बोलते हुए उन्हें याद कर वह फिर से रोने लगी। प्रेरणा उन्हें चुप कराने लगी। माँ, लेकिन इस पर्स में इतने रुपये कहाँ से आए? मुझे तो याद नहीं है कि मैंने इसमें इतने रुपये छोड़े थे। निखिल अभी भी पर्स में रखे हुए रुपयों में ही खोया हुआ था। बेटा, तुम्हारे जाने के बाद यह पर्स तुम्हारे बाबूजी के लिए तुम्हारी निशानी बन गया था। वे हर महीने नियम से इसमें तुम्हारी पॉकेट मनी रख देते थे। कभी बहुत ज़रूरत पड़ी और मैंने इसमें से पैसा निकालना चाहा तो वे साफ मना कर देते, नहीं, यह निखिल की पॉकेट मनी है, उसे मत छूना। माँ के एक एक शब्द में उसे आज अपने लिए बाबूजी का प्यार पहाड़ी झरने की भांति स्वच्छ, निर्मल और अविरल बहता हुआ साफ साफ दिख रहा था। उसे पहली बार खुद पर सचमुच गलानी हो रही थी कि उसने कभी भी बाबूजी के प्यार और संवेदना को समझने की कोशिश नहीं की, जबकि तमाम मुश्किलों के बावजूद वे मरते दम तक अपने प्यारे बेटे के लिए पूरे जतन से खुशी खुशी अपना फर्ज पूरा करते रहे। प्रेरणा से अपने पर्स को लेकर उसे अपने सीने से लगाकर निखिल फूट फूट कर रोने लगा। बरसों से जमा हुआ स्वार्थ और नासमझी का मैल अब जाकर निकल सका था। रोते रोते बस यही शब्द उसकी जुबान से निकल रहे थे, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ, मैं आपको कभी समझ नहीं पाया। रोते हुए निखिल को उसकी माँ समझा रही थी कि तुम मत रो, नहीं तो तुम्हारे पिता को बहुत दुख होगा, क्योंकि वे कहा करते थे, निखिल हमारी शान है, मैं कभी उसको दुखी नहीं देख सकता। वॉलेट पकड़े पकड़े वह बाबूजी की सूनी पड़ चुकी चारपाई पर औंधे मुंह गिर पड़ा। दोस्तों, अपने माँ बाप को कभी भी गलत ना समझे। दुनिया में एक पिता ही होता है जो आपको खुद से भी ज़्यादा कामयाब होते हुए देखना चाहता है। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।